पेरेंट्स को बोलती हूँ कि लो करो अपने बच्चों को एनसीसी, क्योंकि एनसीसी बहुत सेफ है बच्चों के लिए। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। एनसीसी हमें पहले से ही प्रिपेयर कर रहा है, मोटिवेट करता है हमें। तो मेरे को वो बहुत प्राउड फील होता था कि मेरा पापा ये कर रहे हैं। मैं चाहती थी कि वो चीज़ मैं भी कभी अपने नेशन के लिए करूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। इस वक्त आप मुझे रेडियो बारामूला पर देख रहे हैं एंड यस दिस साइड आरजे हरलीन और मेरे साथ हैं अर्पणदीप कौर। रिसेंटली अगर मैं अर्पण की बात करूं तो सोशल मीडिया पे आपने अर्पण को ज़रूर देखा होगा। रिसेंटली शी वॉज ऑनर्ड बाय रक्षा मंत्री पदक अवार्ड। दिस अवार्ड एक्चुअली इज़ इन एनसीसी, हाईएस्ट अवार्ड इन एनसीसी कैडेट्स को मिलता है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनको ये अवार्ड अपने हाथों से खुद दिया। और आज अर्पण मेरे साथ हैं रेडियो बारामूला पर। तो अर्पण, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी दैट हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? कैसा आपको लग रहा है जब आपको राजनाथ सिंह जी ने ये अवार्ड दिया अपने हाथों से? तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी, क्या सोचा था आपने, वो हमारे व्यूवर्स को बताइए। सच बोलूँ तो इस टाइम तो बहुत ज़्यादा प्राउड और ऑनर फील हो रहा है। उस टाइम पे तो इससे भी ज़्यादा प्राउड और ऑनर फील हो रहा था। वहाँ पे मतलब नाम लिया गया मेरा, मेरे बारे में बोला गया, तो वो चीज़ उस टाइम पे मेरे को कुछ सुनाई नहीं दी थी। मैं ब्लैंक सी लग रही थी, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं राजनाथ सिंह के सामने खड़ी हूँ एंड मैं उनसे ये लेने वाली हूँ। ये कुछ भी मतलब उससे पहले हम प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे लेने की, तो वो चीज़ मतलब समझ नहीं आई थी, नॉर्मल सा ही लग रहा था। जब राजनाथ सिंह को खुद अपने सामने देखा तो वो एकदम से शॉक सी हो गई। मतलब ड्रीम तो था मेरा कि मैं कुछ, वो भी सपना ही लग रहा होगा कि हाँ, क्या वो चल रहा पूरा है। सपना को उनसे लेके मतलब लग भी गया था और मेरे सर्टिफिकेट भी मेरे हाथ में था, बट स्टिल मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि जब सर आए, सर ने कांग्रेस का कि तो तब बिलीव हुआ नहीं मैं ये कर चुकी हूँ, ये हो चुका है मेरे साथ। इट्स अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली कि ऐसे जो है जेएनके को रिप्रेजेंट करना और साथ साथ आने वाले समय पे हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट भी करेंगी। तो अर्पण, मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था एंड तब एनसीसी कैडेट्स जो है उनकी बहुत ज़्यादा मांग थी, पूरी वाले साइड डिस्ट्रक्शन बहुत हुई थी। तो उस टाइम आप भी वहाँ पे थी, तो उस टाइम क्या सिचुएशंस थी एंड एज अ एनसीसी कैडेट आप उस टाइम देश के लिए सबसे आगे थी जी, है ना? बिसाइड आपकी फैमिली भी है घर पे, आप छोटी भी हैं उम्र से, तो कैसे था घर पे, सबका कैसा सपोर्ट था जब आप वहाँ पे गए? वहाँ पे क्या चल रहा था, क्या पूरा वो सीन था, वो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए उस टाइम का। जी जरूर, मैं बताऊंगी। तो जब स्टार्टिंग ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमें लगा था ये सब नॉर्मली चलेगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बट नहीं, ये दिन ब दिन बढ़ता गया। तो तब उस टाइम पे 3rd बटालियन हमारी जेएनके बारामूला की, उन्होंने हमारे ग्रुप में मैसेज की कि एनसीसी कैडेट सब बच्चों को एक मीटिंग है उसमें आना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, ओके फाइन। हमने घर पे बात की, मैंने ऐसे फादर को बोला कि पापा ऐसे मेरी कल मीटिंग है तो मेरे को बारामूला जाना होगा। तो पापा ने कहा किस चीज़ की मीटिंग है? मैंने कहा पापा ऑपरेशन सिंदूर की मीटिंग है। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा आप जाओ। तो मेरी मदर ने मेरे को बोला कि मीटिंग है, ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है, आपकी किस चीज़ की मीटिंग है? तो मैंने कहा मम्मा ऐसे शायद सर से मैंने बात की, उन्होंने कहा ऐसे कि हेल्प के लिए एनसीसी कैडेट्स चाहिए। जो हालत उस टाइम उड़ी में थे तो वो तो सब जानते थे वहाँ पे कितना डैमेज हो चुका था। मतलब वहाँ पे इवन कितने दिन आप रहे थे वहाँ पे? वहाँ पे मैक्सिमम 11 दिन रहे थे। तो 12 दिन शाम को ही, 11 को शाम को ही हो गया था अनाउंस कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। तो 12 को सब अपने घर चले गए थे। तो 11 तक हम वहाँ पे एज अ मतलब कैडेट्स वहाँ पे नहीं खड़े थे, वहाँ पे उनकी फैमिलीज एज अ खड़े हम वहाँ थे। उनको हर चीज़ हमने वहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की, ऐसा माहौल देने की कोशिश की कि उन्हें लगे कि वो अपनी फैमिली, अपने ही बंधु, अपने ही माहौल में बैठे हुए हैं, तो अपने ही सेफ जगह पे बैठे हुए हैं। उन्हें ऐसा कुछ भी फील ना हो कि हम जो देख के आए हैं वही चीज़ यहाँ पे भी चलेगी। और वहाँ पे ना सबसे ये बात थी ड्रामनी की, मतलब वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे ना वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बिकॉज उन्होंने वो बम्स की आवाज़ बहुत पास से सुनी थी और वो रात को जब सोते थे ना वो डर के उठ जाते थे रात को। वो पूरी रात सो नहीं पाते थे। तो आप लोग पूरा रात को भी? हाँ, वहाँ पे रात को भी स्टे करते थे। ज़्यादातर वहाँ पे बॉयज रात को स्टे किए थे क्योंकि गर्ल्स को थोड़ा सा घर से भी होता है, बट हाँ पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया। पेरेंट्स ने लोग ही हमें 8-9 बजे तक वहाँ रहने के लिए, कभी तो हमें 12 भी बज जाते थे क्योंकि वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो डरते थे, वो सोते नहीं थे। वहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उनका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पे 8th मंथ के चल रहा था जिन पे लेडीज का, वो वहाँ पे हमारे साथ थी वहाँ पे। वो मतलब और वहाँ पे बुजुर्ग भी थे। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बुजुर्ग भी थे
बुजुर्ग ने भी मतलब उन्होंने तो ये फेसेस पहले भी देखे हैं, क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे, बट वो स्टिल डर रहे थे। वो उस टाइम अपने लिए नहीं डर रहे थे, वो अपनी फैमिलीज के लिए डर रहे थे। और जब हम उन्हें मतलब सेफली रात को सोया हुआ देखते थे या दिन को सेफली हंसते खेलते एक दूसरे से बात करते थे, तो बहुत रिलीफ फील होता था हमें कि हमने कुछ अचीव किया है। लग रहा था हाँ कि ना हमने कुछ किया है किसी के लिए। तो वो वहाँ पे ना प्राउड खुद पे तो हो रहा ही था, बट वहाँ पे उस टाइम पे फोर्स पे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि फोर्स ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि वहाँ पे हम ओपनली आए और वहाँ पे हेल्प करें सबकी। बहुत ही बड़ी बात है कि इस उम्र में जो है उन लोगों का ध्यान रखना जो इनसे शायद उम्र में 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी बड़े थे, लेकिन इन्होंने जो है हमारी फोर्सेस, हमारी आर्मी के साथ जो है शाना बशाना जो है खड़े रहे। एंड खास तौर पे अगर मैं इनके पेरेंट्स की बात करूं तो इनके जो पेरेंट्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सब जो हैं दे आर वेरी सपोर्टिव एक्चुअली। उनसे भी मेरी बातचीत हुई एंड वो इतना प्राउड फील कर रहे हैं इस वक्त अर्पण पे, एंड कहीं से भी नहीं ऐसा लग रहा कि कभी अर्पण को ना की होगी। एंड दिस इज़ व्हाट, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है एक आज़ादी देते हैं अपने करियर को चूज़ करने, तो बच्चे भी जो है उनकी इज्जत जो है बरकरार रखते हैं, जैसे कि अर्पण ने रखी। अर्पण, आपको नहीं लगता कि कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे एनसीसी के बारे में जो है बड़ा ही गलत कंसेप्ट या कंसेप्ट ही नहीं है इस चीज़ के बारे में? तो आप इस बारे में खास तौर पे हमारी लड़कियों को, पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहोगे रिगार्डिंग एनसीसी प्लीज? या श्योर, मैंने ये चीज़ खुद देखी है। मैंने कि मैं एनसीसी में को ज्वाइन किया, सेकेंड ईयर है इस टाइम मेरा, तो मैंने खुद नोटिस किया है जब मैंने ज्वाइन की थी तो मेरे टाइम पे बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन की, बहुत कम बच्चों ने। एंड जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैंने उसका ना मतलब लाइव एग्जांपल्स अपने जो जूनियर्स मेरे थे मैंने उनको बताया, एंड वो उससे मोटिवेट होकर उन्होंने बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया है। और मैं ये पेरेंट्स को बोलती हूँ कि लो करो अपने बच्चों का एनसीसी, क्योंकि एनसीसी बहुत सेफ है बच्चों के लिए। एंड इवन कि वो सिर्फ इसके लिए सेफ नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि हमारे हेल्थ के रिलेटेड भी हमें एनसीसी बहुत कुछ सिखाता है। सिर्फ हमें प्रेजेंटली नहीं, हमारे फ्यूचरली भी हमें पूरा ट्रेन करता है एनसीसी। देखा जाए तो एनसीसी हमें पहले से ही प्रिपेयर कर रहा है, मोटिवेट करता है हमें हमारे में कॉन्फिडेंस लाता है, हमारे में डिसिप्लिन लाता है, टाइम मैनेजमेंट लाता है। हम एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते हैं हमें उस चीज़ में सिखाता है हमें कम चीज़ों में कैसे सर्वाइव करना है और कम टाइम में कैसे अपनी हर चीज़ प्रिपेयर करनी है। और दूसरों लोगों के से हम जब कैंप्स जाते हैं वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के बच्चे आते हैं, अलग अलग विलेज से बच्चे आते हैं, अलग अलग स्कूल से बच्चे आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को एनसीसी ज्वाइन करवाओ। एनसीसी बहुत ज़्यादा सेफ है। ये बहुत गलत कंसेप्ट है सबका कि एनसीसी सेफ नहीं है। एनसीसी बहुत ज़्यादा सेफ है। एनसीसी में बच्चों का बहुत ज़्यादा करियर भी है। बिल्कुल, करियर चॉइसेस की बात करूं, सेफ्टी की बात करूं, सिक्योरनेस की बात करूं, खास तौर पे लड़कियों की बात, क्योंकि पेरेंट्स जो है लड़कियों का सोच के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि कैंप्स पे जाना है, क्या होगा क्या नहीं, दिस इज़ व्हाट। लेकिन जब आप सही तरीके से सही चीज़ करेंगे तो उसके जो नतीजे हैं वो ऑफ कोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। तो अर्पण, लास्ट पे एक आपसे सवाल पूछते हैं, फिर आपसे हम इजाज़त लेंगे। एनसीसी के बारे में भी आपसे पूछ लिया, तो अब अर्पण आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? डिफेंस में ऑफ कोर्स जाना होगा, अपने देश के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो अर्पण में जो मुझे जज्बा दिख रहा है वो उनकी आंखों से झलक रहा है, दैट शी वांट टू डू समथिंग फॉर दिस नेशन एंड प्राउडली शी सेज दैट थिंग। एक्चुअली ये चीज़ मैटर करती है कि कितने प्राउडली जो है ये उस जज्बे को अपने अंदर रख रही हैं और बोल रही हैं। तो अर्पण, आगे के प्लान्स क्या हैं? आगे आपने एनसीसी में ही जाना है, और कुछ लाइंस हमारी लड़कियों के लिए कुछ आप लास्ट पे कहना चाहते हो, कोई सलाह आप देना चाहते हो उनको? ज़रूर। सच बात बताऊं तो मैं डिफेंस ज्वाइन जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने फादर से मोटिवेट हुई हूँ। ओके, बिकॉज मेरे फादर भी सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं, एंड मेरे फादर ना मेरे को एग्जांपल देते रहते हैं। हमारे कजन RS रीन रिटायर, तो वो उनका जब वो मेरे को एग्जांपल्स देते थे स्टार्टिंग, एंड मैंने पापा की डिसिप्लिन लाइफ देखी है, जो पापा का टाइम मैनेजमेंट, पापा का मतलब सोशल के लिए सर्व करना, तो मेरे को वो बहुत प्राउड फील होता था कि मेरा पापा ये कर रहे हैं। मैं चाहती थी कि वो चीज़ मैं भी कभी अपने नेशन के लिए करूँ, एंड वो चीज़ मैं की भी। और जब वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मैं घर आके पापा को बताती थी हर चीज़, पापा आज ये हुआ, पापा आज ये मिले, आज उन्होंने वहाँ पे ना जो बुजुर्ग थे वो दुआएं देते थे, और मैं घर आके पापा को कहती, पापा उन्होंने ये दुआ दी, पापा जब उन्होंने नमाज पढ़ी तो नमाज के बाद उन्होंने हमें बोला आओ दुआ ले लो, तो वो हमें बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। और मैं गर्ल्स को स्पेशली ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे हो,
अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो आप ये चीज़ मत देखो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आप अपना फोकस बना के रखो, अपना गोल अचीव, मतलब देखो कहाँ है गोल, उसको अचीव करने के लिए ज़रूर आप एनसीसी ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है आपने डिफेंस में जाना है आगे, अगर आपने डिफेंस में कुछ करना है तो एनसीसी आपके लिए बहुत अच्छा करियर है, आप उसे ज्वाइन करो। अगर आप डिफेंस नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो आप तो भी एनसीसी ज्वाइन करो। आपकी जो लाइफ है ना वो प्रॉपर ट्रैक पे आ जाती है। बिकॉज ऐसे हमारी उजली सी, मतलब थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड सी लाइफ होती है। हम थोड़ा सा जब बाहर निकलते हैं लाइफ से, हम तो घर पे 10 बजे उठ जाते हैं। यहाँ पे मैं अपना बताऊं तो मेरा रूटीन में दिन को 10 बजे उठती हूँ, रात को कभी 12 बजे सो जाती हूँ काम को। बट जब हम आर्मी में जाते हैं हमारा रूटीन है वहाँ पे, सुबह हमें 5 बजे उठना है और रात को 10 बजे हमने सोना है। दैट्स व्हाई हम सुबह वहाँ 5 बजे उठ सकते हैं। हमारा वहाँ पे पूरा और वो रूटीन फिर जब हम वहाँ से आते हैं ना घर पे तो हमारा रूटीन घर पे भी स्टार्ट हो जाता है। आज मैं बताऊँ तो जी, मैं आज 12 से 15 दिन हो गए मेरे को, मैं दिल्ली एनसीसी रह रही थी और मेरा वहाँ पे रूटीन था सुबह 4 बजे उठना। और आज सुबह क्या हुआ, सब सोए हुए थे तो मैं 4 बजे उठ गई थी। एंड मेरी मदर उठे पानी पीने तो मैं भी उठ गई। मेरे को मदर कह रही है तू क्यों उठ गई है सुबह? मैंने कहा मम्मा अब मैं रोज 5 बजे उठती थी वहाँ पे, तो अब मेरा रूटीन बन चुका है। तो वो फिर मेरे फादर जब उठे तो फादर भी उसके बाद उठे तो वो पाठ करने उठे तो पापा मेरे कहते तू कैसे आज जल्दी उठ? मेरे को पापा रूटीन है। कह रहे हाँ कैंप जाके तेरी रूटीन से ही हो जाती है। एंड रात को भी हम उस दिन एक्चुअली फैमिली खुश थे, मेरे ब्रदर जो है उन्हें सेलिब्रेट किया था शाम को तो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो हम रात को 12 बजे बैठ के बातें कर रहे थे। बट स्टिल आप देखो कि रूटीन इतना पक्का हो गया था कि 5 बजे प्रॉपरली उठ गया। दिस इज हाउ आर्मी चेंजेस यू एंड दिस इज हाउ रूटीन चेंजेस यू एक्चुअली। तो ये हमारे साथ अर्पण थी जिन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई। वैसे आई नो इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म इंटरव्यू, बट जब अर्पण बारामूला आएंगी विल ऑल्सो इन्वाइट हर टू आवर रेडियो स्टेशन। हम स्टूडियो में भी इनका इंटरव्यू ज़रूर करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग इनकी वो जो जज्बा था, वो जो सोच थी, वो जो चार्म थी, मैं चाहती थी कि मैं आप सबके सामने लेकर आऊँ। एंड इन्होंने जो है हाईएस्ट एनसीसी अवार्ड जो है वो गेन किया। एंड दिस इज हाउ शी एंडेड अप हियर। एंड मैं चाहती हूँ आप इस इंटरव्यू को आगे शेयर करें, लाइक करें एंड जितना हो सकता है यहाँ वहाँ भेजिए ताकि अर्पण को सारे जाने। तो दोस्तों वापस मिलूंगी एक नए चेहरे, एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक आप देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो बारामूला।